नमस्कार, मेरा नाम है संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। इंडिया लाइव पर आज हम बात करने वाले हैं महंगाई को लेकर। आज 1 अप्रैल है और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है। इसी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी दिल्ली से, हैदराबाद नकवी दिल्ली से और सीमा फैजी जी बैंगलोर से। सभी गेस्ट का मैं स्वागत करता हूं चैनल पर और शुरुआत करते हैं इस डिबेट पेयर लाइव शो में। तो महंगाई जो है, आज फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। कई चीजें महंगी भी हैं, कई चीजें सस्ती भी हैं। इस पर ज्ञानेश जी आपका क्या कहना रहेगा? देखिए संजय जी, आज से महंगाई का असली बोझ जनता पर पड़ने वाली है। फाइनेंशियल ईयर का जो आरंभ होता है, जैसे फर्स्ट अपील है, बजट में जो चीजें बातें हुई थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कई चीजों में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी और कई चीजों में इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी, उसका सीधा असर आज से लागू होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आज से अगर हम लोग कोई भी निकले तो पहले वाले मैंने कल तक जो स्थिति थी दामों के कीमतों में, वो पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन हो सकता है बिजली की दरें बढ़ जाएंगी। आपको सिगरेट और शराब जो है वो महंगे हो गए हैं। आपके यूपीआई पेमेंट पर 1.1% चार्जेस लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो सरकार एक तरह से 1 अप्रैल जो है तो फुल डे कहते हैं उसको, लेकिन ऐसा लगता है कि आज के दिन वाकई में देश की आम जनता मूर्ख बन जाती है, या यूँ कहे कि मूड हो जाती है। एक शब्द है मूड हो जाना। क्योंकि महंगाई का बोझ जब आप पर पड़ेगा तो आप करेंगे क्या? तो कायदे से आज से देखिए, इस बार जो है दवाइयों के दामों में भी वृद्धि कर दी गई है। अब जो पैरासीटामोल जो हम लोग खाते थे जिससे बुखार उतरता था, उसके दाम भी बढ़ने वाले हैं। कई सारी दवाइयों का दाम बढ़ जाएगा, 12% बढ़ जाएगा। डिटेल तो आप बताइएगा संजय जी बाकी डिस्कशन में। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो आम आदमी के लिए बहुत झटका देने वाला दिन है। महंगाई पहले से काफी चरम पर है। दूध के दाम तो अमूल एक साल में 3 से 6 बार बढ़ा देता है, आप देखे होंगे। और आज की स्थिति यह है कि पहले से जो महंगाई थी ही, आज से जो कई चीजों के दामों में वृद्धि होगी, उसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा, यानी आपके और हमारे पॉकेट में पड़ेगा। हमारे साथ में चूंकि हमारे साथ काम कर चुकी हैं सीमा फैजी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेंगलोर से जुड़ी हुई है, और हैदराबाद नकवी जी, इनका भी मीडिया में काफी लंबा समय अनुभव रहा है। इन सब के बावजूद मीडिया में हम लोग सब लोग काम कर चुके हैं संजय जी, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग एक आम आदमी भी है, उसका सीधा असर हम पर भी पड़ता है। सीमा एक गृहिणी भी है, एक वाइफ भी है, एक संजीदा पत्रकार भी है, एक देश की नागरिक भी है। तो हम पहले सीमा के पास चलते हैं और सीमा से बात करते हैं कि सीमा ये बताओ कि आज का जो दिन है उसको हम किस रूप में लें? क्या हम 1 अप्रैल वाकई में हम लोग के लिए 1 अप्रैल है, देशवासियों के लिए? जी बिल्कुल, 1 अप्रैल ही है। आज तो हम मूर्ख ही बनाए गए। बड़ी मुश्किल से आपने जैसे कहा कि हम पत्रकार होने के साथ साथ एक आम लोग भी हैं, तो बहुत मुश्किल से मैंने यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू किया था। बहुत पहले बिल्कुल भरोसा नहीं था, फिर भरोसा लाया गया। अब जब यूपीआई की आदत हो गई है तो अब यूपीआई महंगा हो गया, अब उससे ट्रांजैक्शन महंगा हो गया। कुछ ऐसा हुआ कि लत डाल के आपको जो है एक तरीके से जो है बेवकूफ़ बना दिया गया, तो हम बेवकूफ़ तो बने हैं आज के दिन। दूसरा, जो चीज़ें महंगी हुई है उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं, उसमें ये जो टैक्स हर चीज़ पर लगता चला जा रहा है, ख़ास तौर पर धीरे-धीरे जीएसटी आई, फिर उसके बाद सेल्स टैक्स किसी पे लग जाना। जो चीज़ एक्चुअल जो दाम होता है ना, जब आपका बिल आपके हाथ में आता है, पता चलता है उससे जो है 10-15% आपको ज़्यादा ही आप कुछ पे कर रहे हो। तो आप जब कोई चीज़ खरीदते हो और ये सोचते हो कि ये चीज़ आपको 10 रुपए में मिल रही है, पे आप 12 रुपए करते हो, उस वक्त जो झटका लगता है ना, वो बहुत मुश्किल से मतलब बर्दाश्त होता है। लेकिन क्या कहें, जिस तरीके से पूर्ण बहुमत सरकार को मिलता रहता है तो शायद लोगों को इतना झटका ना लगता होगा, हम ही को ज्यादा महसूस हो रहा हो। हैदर आप अपना अनुभव बताइए कि देखिए, पत्रकार तो आप बाद में हैं, पहले ये बताइए कि आज का दिन
जैसे कई चीजों में तो सस्ती भी हुई है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ महंगा हो गया है, कई चीजों के दाम घटे भी है, लेकिन ओवरऑल चूंकि महंगाई का जो सीमा है वो तो चरम को पार कर चुकी है। दूध महंगे हो गए हैं, हर चीज आपको, और टैक्स इतने लगते हैं कि पूछिए मत। टैक्स का स्लैब भी देखिए, और बजट में इस बार जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश की थी उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा था कि आम आदमी को कुछ राहत मिले। चलिए, बजट तो फरवरी में पेश होता है, लेकिन इसका असर तो आज से शुरू होता है। तो आपका क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं कि आज का जो दिन है आम आदमी के लिए, भारत के लोगों के लिए क्या है, आपका नजरिया क्या है? हाँ ज्ञानेश जी, शुक्रिया मुझे इंडिया लाइफ पे मौका देने के लिए। ये आपने अच्छी बात की है, बजट आया है और महंगी चीज़ें हुई हैं, महंगी सस्ती ये होती रहती हैं और होती आई हैं। लेकिन जो बजट है, हम एक मध्यम वर्ग से आते हैं, हम सब नौकरी पेशा लोग हैं, हम भी अपना बजट बनाते हैं। उस बजट के हिसाब से हम मंथली चलते हैं, हम अपने मंथली खर्चा करते हैं। आपका बच्चा है, बच्चा बाहर जाके चाउमीन भी खाएगा, तो वो चाउमीन जो 50 रुपए की थी वो 70 रुपए की हो गई है। जो चीज़ें आप ला रहे हैं वो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो आपका बजट तो वही है, क्योंकि अगर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं पिछले कुछ सालों में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि हुई है। हम पत्रकार रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि चैनलों की हालत क्या है, चैनल में कितने पत्रकार की क्या सैलरी को बढ़ावा होता है, क्या घटती है, पिछले किस सालों से कितना हुआ है। हम लोगों का बजट तो वही सीमित हुआ है, सीमित भी नहीं हुआ है, कम ही हुआ है। अगर आप 2014 से 2000 के बाद का आप देखेंगे तो जितना आप कमाते थे वो घटता चला गया है, हमारी कमाई घटती चली गई है और वो महंगाई तो बढ़ती चली जाएगी। हर मंत्री का आपने बयान सुना है, कोई भी यूपीए का हो या एनडीए का हो, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हम कंट्रोल कर दें। तो भैया किसके पास जादू की छड़ी है? हमारे पास भी जादू की छड़ी नहीं है। हमें जो एक बेसिक जरूरतें हैं, अगर आप महंगाई बढ़ाइए उससे कोई नहीं है, बेच पड़ रहा है, टैक्स लीजिए, सब कुछ लीजिए, लेकिन जो आपकी जनता है उसकी क्या कमाई है, क्या इनकम है? आप देखिए बेरोजगारी, देखिए ना, अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 40, एक तो बेरोजगारी युवाओं की और एक जो बेरोजगारी 40 के बाद के लोगों की है, उनकी स्थिति कहां से तक जा रही है, वो कहां से इनकम लाएंगे, वहां कहां से कमाई आएगी, और उसके पर ये खर्चा आ जा रहा है। तो नजरिया तो यही है कि बजट, हमारा बजट जो बिगड़ रहा है, हम लोग अपना बजट कैसे मेंटेन करें। सरकार के पास तो टैक्स है, ले लेगा, वो सब कर लेगा, लेकिन आपकी तो कमाई वो सीमित है। तो उस पर क्या हो रहा है, उस पर क्या सोचा जा रहा है? हैदर, ये बताइए कि, और सीमा, आप दोनों से एक सवाल है कि सरकार के पास आपको महंगाई का सौगात दें, क्योंकि उसको वोट लेना होता है, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्योंकि सरकार के पास एक ये भी कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, तो 80 करोड़ लोगों को राशन देती है सरकार, तो ऐसे में जाहिर सी बात है वो पैसा कहाँ से लाएंगे? उसके लिए तो कुछ टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो आप ये समझिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि सरकार को टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं और रोजमर्रा के जीवन में जो हम लोग चीजों को उपयोग करते हैं उसके दाम बढ़ जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? आपको क्या लगता है हैदर? देखिए, सरकार जो भी चल रही है, सरकार का अपना एक नियम है, अपना एक बजट है, एक एनुअल बजट है, और उस पर हमारी जो जनता है उसका ध्यान रखना है या ख्याल रखना है। हमने सरकार को जो वोट दिया है इसीलिए दिया है कि सरकार अच्छा काम करेगी, सरकार हमारे लिए काम करेगी, हमारे लिए सोचेगी। हर की मजबूरी होती है, हर इंसान अपनी मजबूरी बताएगा। सरकार भी अपनी मजबूरियां बता रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें तो केवल अपना वोट वर्ग नहीं देखना आना चाहिए ना सरकार को कि भाई ये मजदूर वर्ग है या निम्न वर्ग है, इनको हम 80,000 लोगों को हम खाना दे रहे हैं तो 80,000 वोट हमारे पक्के हो गए। बाकी पूरा देश भी तो आप ही का है, आपका प्राइवेट सेक्टर भी तो है। स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं, उनके बारे में क्या? युवा जो हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं युवाओं के लिए के बीच में, वो सब चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये सब चीजें तो हैं। मजबूरी क्या है ये तो सरकारी कोई आदमी बता सकता है कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि भाई आप पूरी देश को छोड़कर कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं। सबकी चिंता कीजिए ना आप, आपको वोट मिला था, पूरे देशवासियों ने वोट दिया है, अब सरकार बने तो सबकी चिंता कीजिए, हर वर्ग की चिंता कीजिए। संजय जी, आप क्या देख रहे हैं? आप इसको, मुझे ये समझ नहीं आती है कि कोई भी सरकार लोकप्रिय सरकार बनना चाहती है, जनता को कम से कम टैक्स लाना चाहती है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है?
और आप इसको किस रूप में देखते हैं? संजय जी, आपका भी अनुभव है मीडिया में, आप बताएं। देखिए, एक ही तरफ हमें नहीं देखना चाहिए, कुछ चीजें सस्ती भी हैं। बजट सत्र में के दौरान ही जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बता दिया था कि चीजें महंगी होंगी, इंपोर्ट ड्यूटी जिस पर बढ़ेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उसके तहत जो भी चीजें आयात निर्यात होंगी उसके जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, चीजें महंगी होंगी, सस्ती होंगी। आपकी आवाज धीमे आ रही है, थोड़ा जोर से बोले। मैं कहना चाहता हूँ सर कि जो दौर है, जैसा कि अभी हैदर जी बोल रहे थे कि एक टाइम के साथ जो बेरोजगारी का इन्होंने बात कही कि 40+ ईयर्स भी बेरोजगार है, उससे नीचे वाले भी बेरोजगार है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो चीजें महंगी होंगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज की जिसमें चिप लगी हुई है, तो चिप जो है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट करता है चाइना, तो वहां से जो भी चीज हम लेंगे वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। तो सरकार इसमें कहाँ से इन्वॉल्वमेंट देगी, मुझे थोड़ा यहाँ पे संशय बना रहता है। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ हमारे संग सीमा जी भी है, मैं सीमा जी से पूछना चाहता हूँ, सीमा जी आप क्योंकि महिला हैं तो आप घर भी देखती होंगी, घर पर कितना असर पड़ता है इस महंगाई का, आप प्लीज बताइए। सीमा जी। सीमा, आपको बोलना है सीमा। देखिए, ये तो आप हर जगह देखिए कि सरकार ने पहले आपको कहा म्यूचुअल फंड में डालिए, आप अपना पैसा जो है बैंक में एफडीज में ना रखें, आपको इनकरेज किया गया कि आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए। आप म्यूचुअल फंड पे भी आज से जो है टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि जहां जहां सरकार ने आपको इनकरेज किया, कहा कि आप यहाँ करिए, उन्हीं सब जगहों पे अब आपको टैक्स लगा दिया गया है। सरकार क्या चाह रही है आखिर ऐसा, जिस चीज से कि मतलब पहले आपको इनकरेज किया, इकोनॉमी बढ़ रही है, ये है, अब आप अगर टैक्स लगाओगे जब लोगों ने अपना पैसा डाल दिया, तो ये तो एक तरीके का धोखा है लोगों के लिए कि मतलब आप पहले एक बात बोल के पैसा डलवाइए और जब उसका मैच्योरिटी टाइम आ रहा है अब उनके पैसे का, तो आप उस पर टैक्स लगा दीजिए ताकि उनका पैसा जो है वो आपके पास आ जाए। जो आपने कहा शुरू में कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि आपके देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अनाज आपको फ्री देना पड़ रहा है। आपको रोजगार देना था, मनरेगा में हमने रोजगार दिया, चाहे वो गड्ढे ही खुदे, लेकिन एक रोजगार के जरिए पैसे गया था। आप मुफ्त देके, मतलब इकोनॉमी में अगर मुफ्त कोई चीज दी जाती है तो पैसे का सर्कुलेशन तो नहीं होता है ना उससे। आप बाजार में वो खरीदने नहीं जा रहे हैं ना, किसी को उससे फायदा नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमी का तो मतलब ये है कि आप सर्कुलेशन ऑफ मनी कराइए। आप मुफ्त में सरकार कुछ भी देती रहे तो उससे सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं हो रहा है। इस चीज का तो सरकार को ख्याल रखना ही चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी इकोनॉमी को चलते देने की है, ना कि जो है उसे रोक के अपना वोट बैंक बनाने की। ये सही बात कही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही आप देखिए ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, कहाँ से अर्निंग आ रही है, आपका फाइनेंस प्रोसेस क्या है, कोई इंसान अगर अपना काम शुरू करना चाह रहा है तो उसको किस तरह से जाना पड़ रहा है, और उसके बाद उसकी स्थिति क्या हो रही है, अगर वो बना रहा है तो प्रोडक्ट के लिए मार्केट है या नहीं है। अभी हाँ, वो एक्सपोर्ट की बात हो रही है कि हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, फिर बांग्लादेश की तरह हो जाएगी, वो कब होगा, तब तक क्या स्थिति होगी, क्या हालत होगी। ये सब कई पहलू हैं जिस पर बात करनी चाहिए, जिस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ये महंगाई बढ़ती रहे, टैक्स ले सरकार, अच्छा, लेकिन स्थिति भी तो देखे अपने लोगों की स्थिति क्या है, वो भी तो एक नजरिया है ना भाई, उसको भी तो देखना चाहिए ना कि क्या हालत है लोगों की, असली में क्या चीज है। अब देखिए, जैसे कि 2 दिन पहले मैं टीवी देख रही थी, एक बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि महंगाई के ऊपर कि दुनिया में ये बताइए हमसे ज्यादा महंगाई, हमसे ज्यादा सस्ता कहाँ है, महंगाई किस देश में सबसे ज्यादा है, आपको पता होगा। बच्चे सवाल पूछ रहे थे, उस पर वो ये जवाब दे रहे थे। आप जब महंगाई का मुद्दा आता है, आप कंपेयर करने चले जाते हो दुनिया भर से, तो हम भी जब दूसरी चीज सहूलतों का मुद्दा आएगा तो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो नहीं करेंगे ना अपना कंपैरिजन। आप इतना टैक्स वसूल रहे हो, आप कौन सी हमें सुविधा दे रहे हो, आप ओबामा केयर हमें दे रहे हो क्या? आप क्या हमको जो है वहां की तरह बाद में जब आप रिटायर हो जाओगे उसके बाद में जो सहूलतें विदेशों में मिलती है वो दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे ना। आप सिर्फ हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम टैक्स आप बढ़ाते जाओ, हम भरते जाएं। ये तो एक तरफा देश प्रेम है कि हम तो करते जाएंगे, सरकार हमारे लिए नहीं करेगी कुछ भी। मिडिल क्लास का तो ये हो गया है कि उसको सिर्फ ये कह दिया गया है कि आप देश प्रेमी हैं,
और प्रेम करते रहिए और जारी रखिए अपने प्रेम को। दूसरी तरफ से क्या मिल रहा है देश प्रेमी ये नहीं पूछ सकता। देखो सीमा, अगर आप घर की अब स्थिति सबकी देखें तो शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें कोई एक आध डायबिटीज पेशेंट ना हो। शुगर की बीमारी सबके घरों में पहुंची पड़ी है। अब शुगर की बीमारी की दवाइयों की कीमत देखिए, आप टेस्ट देखिए, उससे सब चीजें बॉडी पे असर होता है। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम देखिए लोगों की। 12% दवाइयों के दाम बढ़ जाएंगे, 12% तक दवाइयों के दाम बढ़ेंगे। आज से जो लागू होगा दर उसमें 12% है। और सीमा, तुमने जो कहा ना कि मीडिया में हमने देखा कल चैनल को, आप चैनल से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि चैनल के कोई ट्विटर पर कि ना आटा ना दाल और पाकिस्तान बिहार, मतलब अपने देश में आज से टैक्सेज और कई चीजों के दामों में वृद्धि हो गई है। देश इस पर चर्चा चाहता था, ताकि चर्चा करेंगे तो सरकार तक बातें पहुंचेंगी। लेकिन हमारा मीडिया चैनल क्या चला रहा है कि पाकिस्तान बेहाल है, ना आटा है ना दाल है और पाकिस्तान बेहाल है। नहीं, जो तो आप जो ये बात बोल रहे हैं मैं आपकी मानती हूँ, मगर मैं मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती। आदमी जो सुन रहा है वो भी उनकी इतनी बेशर्मी को एक्सेप्ट कर रहा है ना। वो सवाल नहीं पूछ रहा, वो रोड पे नहीं है। आप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखिए। देखिए ऐसा है ना, आम आदमी कभी भी आंदोलन नहीं करता है, क्रांति कभी आम आदमी नहीं करता है। क्रांति हमेशा ध्यान रखिए, क्रांति हमेशा जहां से उसकी बीज बनती है वो मिडिल क्लास होता है, और मिडिल क्लास में बहुत कम लोग होते हैं। और आज के हालात जो ऐसे बन गए हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ऐसे में आप उम्मीद मत करिए कि जनता आपको करेगी। हाँ, आपका दायित्व था, जैसे संविधान में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान की रक्षा करेगा, मीडिया हमारे हक और अधिकार की बात करेगा, तो जाहिर सी बात है ब्लेम तो मीडिया पाएगा। आप मानिए या ना मानिए, मीडिया की जो दयनीय स्थिति है, मुझे लगता है कि सरकार जितना दोषी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हमारा आज का नेशनल मीडिया है। और खास करके तब, अब सोचिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आज से कुछ टैक्सेस बढ़ेंगे, कुछ के दाम घटेंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ महंगा हो जाएगा। आपके टीवी पार्ट्स में कुछ में कस्टम ड्यूटी कम किए गए हैं, आपके मोबाइल के कुछ पार्ट्स में कुछ कम किए गए हैं। जाहिर सी बात है उसका सस्ता होने की उम्मीद है। हालांकि एक क्लाउज ये भी है कि जो चीज सस्ता हुआ है, कस्टम ड्यूटी अगर 5% से 2.5 किया गया है, तो वो उस कंपनी पर डिपेंड करता है कि उसके दाम कम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पर यही एक सवाल होता है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि आज से मतलब 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, और जाहिर सी बात है टैक्सेस आज से लागू होंगे। जाहिर सी बात है हम अगर चर्चा कर रहे हैं, हम अगर चिंता जता रहे हैं, तो हमारी बात अगर 10 आदमी के पास पहुंच रही है कि हाँ ये चिंता करने वाली बात है, सरकार के पास जानी चाहिए बात। क्योंकि देखिए हम सब जो है लोकतंत्र में रहते हैं, हमें आवाज उठाने का हक है और अपनी बात पहुंचाने का हक है। लेकिन हमारा जरिया अगर बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब वो चिंता का विषय है। मैं आज भी मानता हूं कि सरकार, चाहे यूपीए की हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, उसके पास चैनल जो था, चैनल मतलब कि मीडिया माध्यम होता है, मीडिया का मतलब माध्यम होता है, माध्यम बदल गया है, माध्यम अपना रूप बदल चुका है। तो देश में सबसे ज्यादा खतरा होगा, हम इस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे और तमाम अपने पत्रकार मित्रों को भी शामिल करेंगे कि देखिए देश का असली दुश्मन कौन है। क्या पॉलिटिकल पार्टी दुश्मन है? नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी तो अपने वोट को बटोरने के लिए आपको कोशिश करेगा राहत दे, लेकिन हमारी बातों को अगर मान लिया अवरुद्ध कर दे, पहुंचाए नहीं, आप उसकी जय जयकार करिए, तो कहीं ना कहीं सीमा आप मानिए इस बात को कि हमारा देश का जो राष्ट्रीय मीडिया है, सर्वप्रथम वही दोषी है, वही फ्रंटल सेना है सरकार को जो बचाने का काम कर रही है। आप जिस मीडिया को दोषी ठहरा रहे हो तो रहा ही नहीं, हो तो कॉर्पोरेट के हाथ में चला गया, उसका क्या दोष। जो लोग वहां अब नौकरी कर रहे हैं, अगर वहां नहीं करेंगे तो कहाँ नौकरी करेंगे? नौकरी नहीं है, इसीलिए नौकरी करने के लिए मजबूर है। उनको वही उनका प्रोफेशन है, उनको कुछ और आया नहीं। सालों साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से वो कर रहा है। मीडिया का मतलब सीमा, मैं मीडिया का मतलब नहीं पत्रकारों को दोषी कह रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। मीडिया का मतलब नहीं होता कि पत्रकार दोषी हो गए। राहुल गांधी भी हमेशा इस बात को बोलते हैं, या विपक्ष का नेता बोलता है कि आप तो हमारी खबर ले जाते हैं, चलाएगा तो नहीं वहां पर। मतलब उनका इशारा भी होता है कि मालिकों के प्रति।
तो शुरू से ही कॉर्पोरेट मीडिया तो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक परचून की दुकान चलाने वाला कोई चैनल चला देगा और अखबार छाप देगा। तो मीडिया हमेशा कॉर्पोरेट के हाथों में रहा है, कोई नई बात नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के भी मालिकान कॉर्पोरेट थे, आज से नहीं 100 साल पहले भी थे। अशोक डालमिया और तमाम उनके साथी रहे हुए, मतलब उस ग्रुप की बुनियाद है। इंडियन एक्सप्रेस में गोयनका समूह का हाथ रहा है। कॉर्पोरेट मीडिया पहले भी था, आज भी है, लेकिन अगर आप अपनी भूमिका से हटते हैं तो महंगाई का मुद्दा जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई कितना ज्यादा घर घर तक पहुंच गया है। महंगाई का असर ये है कि अब कुछ भी करने के पहले एक बार अपना पॉकेट देखना पड़ता है, अपना बजट देखना पड़ता है। जबकि हम सब जो है, देश जो है एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक कुछ ना कुछ है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मामले पर कि आज महंगाई के दरों में जो वृद्धि हुई है, या सॉरी बजट में जो आज दाम बढ़ेंगे, जैसे दवा एक प्रमुख है, और कौन कौन सी चीजें हैं जिससे दाम बढ़ने वाला है, ताकि हमारे जनता को भी मालूम चले, हमारे जो देखने वाले शो है उनको मालूम चले कि किन किन चीजों का दाम बढ़ा है और किन किन से राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, राहत जो है वो बहुत मोटे मोटे तौर पर अगर गिनी चुनी चीजें हैं उसमें से मैं बता दूं कि जोर से बोले, जोर से। या मोबाइल फोन हो गया, खिलौना हो गया, कैमरा की लेंस हो गई, ये ऐसी चीजें जिनके दाम घटने की उम्मीद है। लेकिन अगर वहीं मैं दो मोटी चीजें बड़े तौर पर कहूं, जो है दवाई जिसके दाम बढ़ने वाले 12%, जो एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मतलब आप बुखार से लेकर किसी भी एक बड़ी बीमारी की बात कीजिए, आप आपकी दवाइयों के रेट जो है जब बढ़ते हैं तो समझिए आप पहले ही प्रॉब्लम में होते हैं जब आप बीमार होते हैं। ऐसे में जब डॉक्टर की फीस एक अलग हो जाती है और फिर दवाइयों का जो बोझ है जो कि कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है, तो एक बड़ी चीज है ये यहाँ पर देखने के लिए। दूसरा, यूपीआई पेमेंट पर सरचार्ज लगने वाला है जल्दी, परसेंट का चार्ज रहेगा। और क्योंकि डिजिटल क्रांति के दौर में जबकि हमारा देश इस वक्त पूरी तरह से डिजिटल का युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हर कोई चाहे 10 रुपए की पेमेंट हो या फिर 10,000 की पेमेंट हो, यूपीआई से करना बेहतर समझता है। उस दौर में 1.1% जो है ये एक सर्विस चार्ज कह सकते हैं इसको, वो लगेगा। इसको इंटरचेंज फीस कहा जा रहा है, ये रहेगी। तो ऑटोमेटिकली हम पर भार जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। हैदर जी, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, यूपीआई वाला जो मामला है ना, यूपीआई ट्रांजेक्शन वाला, उससे तो मुझे ये लगता है, ऐसा लग रहा है कि अगर यूपीआई पर भी अगर 1.1 चार्जेस जाएगा 2,000 रुपए नोट पर, इससे नुकसान क्या है और फायदा क्या है कि लोग फिर कैश की ओर पड़ेंगे। क्या है कि 2,000 रुपए पर आपको 1.1 आपको टैक्स लग गया, आपके पैसे कटेंगे, तो 1,800 रुपया लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करेगा और लोग कैश फ्लो में बढ़ेंगे। फिर कैश की बाहर आएगी, जो डिजिटल करेंसी और डिजिटल लेन देन की बात जो कर रही थी सरकार, उसको धक्का पहुंचेगा। क्योंकि देखिए, लोग तो बचत करना चाहेंगे, उसके पास रास्ता जब नहीं मिलेगा तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। सरकार के बनाए हुए नियम कानून का कोई ना कोई एक तोड़ जरूर जनता चाहेगी। मुझे लगता है कि अगर 2,000 रुपए के ट्रांजेक्शन में 1.1% लग रहा है तो क्या होगा? नहीं आ रही है ज्ञानेश जी, आपकी वीडियो नहीं मिल पा रही है। मैं चलता हूँ हैदर जी, हैदर बास नकवी के पास। हैदर भाई, आप क्या कहेंगे कि जो महंगाई है इसको लेकर जो आज से जो लागू हो गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज पहली बार है, पिछले साल भी हुई थी। पिछले साल जो महंगाई की जो दर थी वो 10% बढ़कर हुई थी, आज इस साल और ज्यादा हो गई है, हर साल बढ़ रही है। जो दबाव है वो जनता पर लगातार बढ़ता जाता है। तो क्या हम समझ सकते हैं, मतलब सरकार, ऐसा नहीं कि अचानक से ये हो रहा है, साल दर साल जो महंगाई है वो बढ़ रही है। लेकिन पिछले 2014 से तो हमारी मोदी सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत के संग जनता चुन कर लाई, और उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 में फिर से दोबारा मोदी सरकार ही आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए गठबंधन वाली सरकार आएगी। तो इसमें सरकार, जब हम बात कर रहे हैं कि
सरकार के हाथ में ये सब कुछ है और सरकार चुनना हमारे हाथ में है, तो कहाँ चूक हो रही? नहीं, देखिए इसमें कोई चूक की बात नहीं है और कोई चूक हो रही है। इतने बड़े सब राजनेता हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबका अपना एक बैकग्राउंड है, एक इतिहास है। कुछ जो सोच के किया ही जा रहा होगा, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा, इसलिए सरकार टैक्स लगा रही है। टैक्स लगाए, इंसान टैक्स देने के लिए भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन उसके पास उतना है कि नहीं है। सवाल ये है कि भाई आप टैक्स लगाइए, टैक्स देने के लिए सब तैयार है। नौकरी पेशा आदमी का तो टैक्स वैसे ही कट जाता है। आप टैक्स दे रहे हैं, जो बढ़ गया है उसको पे करेगा ही, लेकिन क्या हमारी सोर्स ऑफ इनकम उतने हिसाब से बढ़ रही है? अगर सरकारी मुलाजिमों को छोड़ दें, उनका जो बढ़ जाता है, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादातर लोग रहते हैं, उनके लिए क्या विकल्प है हमारे पास? इस पे जरूर विचार होना चाहिए, इस पे जरूर विचार करना चाहिए। अगर आपके पास कैश फ्लो है तो आपको कैश देने में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है, लेकिन जब आपके पास कैश फ्लो ही नहीं है, या नियमित है, या खत्म होता जा रहा है, और ऊपर से आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उस पर से महंगाई आती जा रही है, उस पर से ये सब चीजें होती जा रही है, तब एक सोच का होता है। आप संजय जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। आपने कहा था ना 1 पॉइंट, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपकी वीडियो अवेलेबल नहीं है। कौन नहीं है? वीडियो अवेलेबल नहीं है आपकी। वीडियो चलिए सीमा जी, अब एक बार आप बताइए, आप हैदर भाई से कितना वो रखती हैं कि भाई सरकार के हाथ में ही सब कुछ नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं ना, तो आपको महंगाई को 2 हिस्सों में देखना होगा, एक पोस्ट कोरोना और एक प्री कोरोना। अब जैसे कि शुरू में ही कहा ज्ञानेश जी ने कि हम सबके अपने अपने घर है, हम अपना घर चलाते हैं, तो मैं आपको अपने घर का बता दूं, तो अगर 10,000 रुपए में मेरा घर चल जाता था खाने पीने का सामान, तो आज वो 16,000 हो गया। यानी कि महंगाई तो इतनी बढ़ गई है। और जैसा हैदर जी कह रहे हैं कि तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ी है, तो इसलिए वो चीज तो अब हमारे लिए नॉर्मल हो गई है कि हमने बहुत सारी अपनी जरूरतों को कम कर लिया है, बहुत सारी चीजों को अब हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो तो बिल्कुल सच है। और सरकार भी शायद ये चीज जान रही है कि अब हम बहुत सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं रहे, हमें आदत नहीं रह गई है बोलने की, इसलिए हम बोल रहे हैं। जैसे आपने यूपीआई पे कहा था, आज आप कह रहे हो ना कि यूपीआई में हो क्या रहा है। अब आप जाइए और आप वॉलेट से पे करने की कोशिश करिए, आपको दुकानदार कहेगा नहीं मैडम वॉलेट से मत पे करिएगा, आप बैंक के थ्रू कर लीजिए। बैंक के थ्रू करने के लिए आप क्यों बचते थे? क्योंकि बैंक के थ्रू अगर आप अपने यूपीआई को कनेक्ट कर दोगे तो फ्रॉड के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए आप सोचते थे वॉलेट में पैसा डाल दो। दूसरा, बैंक भी चार्ज करते हैं आपको हर पेमेंट पे, उससे बचने के लिए आप वॉलेट में पैसा डाल रहे थे। अब वो वॉलेट का पैसा भी अब वो लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि पैसा का जो चार्ज लगा है वो उन पे लगा है। अब वो कह रहे हैं आप डायरेक्ट कर दीजिए या कैश कर दीजिए, यानी कि फिर हम कैश की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हम वो ना करके हम करें पैसा, ये हम भी नहीं चाहेंगे। तो जो भी चीजें की गई, हमें बताया गया कि बहुत अच्छी है, ये आप करिए, ये देश को फायदा देगा, वो सब चीजें रिवर्स हो रही है, उन सब चीजों को रिवर्स किया जा रहा है एक तरीके से। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार आखिर कोई आगे की रणनीति है नहीं है, क्या है उनके सोच क्या है, ये समझ में नहीं आ रही है चीज। ज्ञानेश जी, मैं एक बात ये कहूंगा कि हम कुछ आंकड़े करेंगे तो उसको तोड़ के लिए कोई दूसरा आंकड़ा कर देगा, हम कुछ बात करेंगे उसके तर्क देने के लिए दूसरा कोई तर्क दे देगा। लेकिन अगर सही मानों में आपको देखना है तो अपने आप को देखिए, अपनी स्थिति देखिए। अगर हर इंसान अगर अपनी स्थिति देख रहा है कि हाँ उसकी स्थिति सही है, वो इस चीज को अफोर्ड कर लेगा, तो सब कुछ सही है। और अगर वो उसमें ही चीटिंग कर रहा है, उसी में झूठ बोल रहा है, तो फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि आंकड़े तर्क वर्क तो चलते रहेंगे, एक ये कहेगा तो दूसरा उसको कर देगा कि भाई पहले ये हुआ था, अब ये हुआ, तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? पहले तुम नहीं बोले, अब बोल रहे तो क्या परेशानी हो रही? परेशानी कोई नहीं हो रही है। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि भाई हाँ हम संतुष्ट हैं, हम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप
उसमें अपने आप से सच बोलने से भी झूठ बोल रहे हैं अपने आप में भी, तो फिर एक चिंता की बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और आगे किस स्थिति में हम होने वाले हैं, वो पहले से अब दिखने लगा है। ज्ञानेश जी, आपका क्या कहना है? देखिए, यूपीआई में जो ट्रांजेक्शन की जो सरचार्ज की जो बात आई है और आज से जो लगने की जो बात चल रही है, वो मुझ पर लगे या जो दुकानदार है उस पर लगे, इससे कैश फ्लो बढ़ेगा। जो डिजिटल पेमेंट की बातचीत चल रही थी और हम लोग सब लोग यूपीआई पर एक तरह से डिपेंड हो गए थे, तो अगर सरचार्ज लगता है या जो भी उसकी फीस का नाम कहते हैं हम लोग, 1.1% अगर 2,000 रुपया में लगता है, तो फिर देश जो है वो लिक्विड मतलब कि कैश देने की परंपरा बढ़ेगी। और फिर वही होगा भाग के तीन बात, जिसके लिए शुरुआत हुई थी कि नहीं, देश में अगर डिजिटल करेंसी होगी या डिजिटल लेन देन होगा तो काला धन कम होगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी आएगी उसमें। मुझे लगता है कि ये जो यूपीआई वाला है, इस पर हालांकि सरकार ने इस पर 2 बार स्पष्टीकरण भी दिया कि नहीं मामला ये है, लेकिन कुल मिलाकर के ग्राहक को और दुकानदारों को ये भय समा गया है कि भाई यूपीआई में जो अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें सरचार्ज लगेगा। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये भ्रम है, इसमें भ्रम है और इसका फायदा कौन उठाएंगे और नुकसान हमें होगा। क्योंकि हमें तो आदत है, मगर मान लिया हम टैक्स पे करते हैं, हमारा इनकम अगर फिक्स है तो हम कोशिश करेंगे कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करें। ऐसे में अगर ये स्थिति रहती है तो फिर कैश का चलन बढ़ेगा। ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये अच्छी बात नहीं है। इस पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो पैसा सरचार्ज लग रहा है ये कहाँ जाएगा, इसको लेकर भी अभी डाउट है। ये किसको मिलेगा? ये यूपीआई कंपनियों को मिलेगा, सरकार को जाएगा? इस पे अभी डाउट है, ये पैसा कहाँ जा रहा है। हाँ, इस पर बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है और इसको लागू करने की जो बातें आई हैं, मैं इसकी खबर पढ़ रहा था, देख रहा था, इसमें कई सारी चीजें भ्रम की स्थिति है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि देश अब यूपीआई पेमेंट की ओर बढ़ चला था। आप यकीन मानिए, हम सब लोग उस पर डिपेंड हो चुके थे, लेकिन जैसे ही ये खबर आती है कि 2,000 रुपए के पेमेंट पर 1.1% लगेगा, अब किसको लगेगा, किसके खाते में जाएगा? जिसके खाते में जाएगा वो उससे बचने की कोशिश करेगा। अगर मेरे खाते में आएगा तो हम बचेंगे, दुकानदार के खाते में जाएगा कि नहीं आपको देना है, या कंपनियों को जाएगा कि आपको देना है या आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि इससे डिजिटल लेन देन जो है यूपीआई पेमेंट, और ये देखिए अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था। देश में बाकी देशों में उतना यूपीआई पेमेंट नहीं है जितना कि अपने देश में चलता है, बहुत कम समय में डेवलप किया है। तो ऐसे में नुकसान तो अपने देश का है, हमारा होगा, आपका होगा, सबका होगा। सरकार को इस कदम के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखिए कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। अगर इसके भ्रम को दूर नहीं किया जाएगा तो कैश का फ्लो बढ़ेगा। संजय जी। सर, कैश फ्लो बढ़ने की जब हम बात करते हैं तो वापिस हम आज से करीब 5 से 7-8 साल पहले वाले एरा में चले जाएंगे, राइट? तो उस टाइम पे ब्लैक मनी बहुत ज्यादा था। कैश फ्लो बढ़ेगा यानी कि इंसान अपने संग कैश लेके चलना शुरू कर देगा। तो क्या ब्लैक मनी और जो क्या कहते हैं उसे कि इलीगल पेमेंट्स होना वो दोबारा से चालू हो जाएगा, क्योंकि आदमी अपने पास एक मोटा कैश रखना शुरू कर देगा? देखिए, ब्लैक मनी मत छेड़िए रात। ब्लैक मनी एक दूसरा इशू है। ब्लैक मनी के चक्कर में ही तो देश में सत्ता परिवर्तन हो गया भाई साहब। 15 लाख वाली बात जो है वो ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ब्लैक मनी की बात अभी मत करिए। अभी तो बात हो रही है कि भाई आज 1 अप्रैल से क्या क्या हम लोग पर टैक्स लगेगा और क्या क्या होगा। ब्लैक मनी तो बढ़ेगा है कि नहीं है, या ब्लैक मनी कहाँ है, अगर इस बात को अगर आप छेड़ेंगे तो बात अडानी तक पहुंच जाएगी। फिर वो बात आएगी कि सेल कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ है। इसलिए वो मुद्दा बड़ा है संजय जी, वो मुद्दा बड़ा है। आज का विषय उसको भटकाइए मत। ब्लैक मनी एक बड़ा इशू है, शुरू से रहा है। चुनाव के 2014 में तो खैर ये इशू था। 15 लाख उसी ब्लैक मनी से आपको मिलने वाले थे और हमें मिलने वाले थे। उस मुद्दे को ही मत छेड़िए। आज जो बात कर रहे हैं कि आज 1 अप्रैल से जो सरकार ने कई चीजों के दाम बढ़ाए हैं, मैंने सरकार के बजट के हिसाब से जो आज दाम बढ़ने वाले हैं, उसमें जो सबसे चिंताजनक 2 बातें मुझे दिखाई पड़ती है।
एक तो दवाओं के दाम में बहुत अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर दी गई है, जो कि बहुत ही मैंने ये एक चिंता का विषय है। चिंता का मतलब विषय इसलिए कि पैरासीटामोल के भी दाम बढ़ा दिया है सरकार। और जो खबर देखी है और पढ़ी है, जो समझा है, 12% तक आपके दवाओं के दाम बढ़ जाएंगे। सरकार क्यों बढ़ा रही है, इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? और दूसरी जो बड़ी बात मुझे दिखाई पड़ रही है कि यूपीआई पेमेंट पर जो सरचार्ज लेने की बात आज से लागू होने की बात है, वो बहुत चिंता का विषय है और सरकार को गंभीरता से इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और दवाओं के दाम में तो अविलंब तरीके से उसको घटा देना चाहिए। जी सीमा, तुम बता रही हो। अब हम लोग बजट, अब ये जो आप बार-बार दवाइयों के दाम की बात कर रहे हैं ना, तो सरकारी दुकानें खोली गई हैं जहां आपको सस्ते दरों में दवाएं दी जा रही थी। तो अब जो आपकी नॉर्मल दवा थी जो आप अभी तक पेमेंट कर रहे थे, उसके लिए वहां लाइन लगाइए और अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है केमिस्ट से खरीदिए, वरना आप सरकारी दुकान पे जाइए। तो जब आप सरकारी दुकान पे जाएंगे और आप दवा खरीदेंगे तो सरकार एक्चुअली कोई सब्सिडी नहीं दे रही है, क्योंकि उसने तो दाम बढ़ा के ही आपको घाटे मतलब सस्ता दे रही है और आप पे एहसान एक और हो जाएगा कि आपको सस्ता दवा भी दी जा रही है। हाँ, लेकिन जेनरिक दवा की जो दुकानें हैं ना, बहुत कम है देश में अभी भी। मैं बताऊं सीमा, जेनरिक दवाओं के लिए एक बना हुआ है। जी संजय जी, इसको अब बजट, अब ये जो बहस है इसको समाप्त की ओर ले चलिए। नहीं, सीमा जी ने कहा कि जो सरकारी दवाइयों की दुकानें हैं, देखिए जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सरकारी दवाइयों की दुकानों पे जो दवाइयां मिलती हैं वो हमें प्रिस्क्राइब करेगा गवर्नमेंट डॉक्टर। उसके लिए फिर हमें दवाई की दुकान में लाइन लगाने से पहले लाइन लगानी पड़ेगी सरकारी हॉस्पिटल में, राइट। लेकिन जो दवाइयां एक प्राइवेट डॉक्टर लिखता है, मान लीजिए कि बच्चा बीमार होता है, आप आनंद फानंद में उसे लेके जाते हैं प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो जो दवाई वो लिखेगा वो उसके आसपास वाले ही केमिस्ट के पास उपलब्ध होगी। दूर दराज चले जाएंगे तो शायद वो दवाई मिलेगी ना। जी नहीं, जो मैंने आपको ये बात कही ना, वो मैंने इसलिए कही कि मैंने किसी से सुना ये कि उनके घर में बुजुर्ग माँ बाप थे तो उनके यहाँ 10-12 हजार रुपए का दवाई का खर्चा था और ये सरकारी दुकान में जाने से उनका खर्चा ऑलमोस्ट आधा हो गया, 6,000 में अब उनको वो दवाइयाँ मिल रही हैं। और वहां पे आप जाएंगे पर्ची लेके प्राइवेट डॉक्टर की, तो वो उसी सॉल्ट की सस्ती दवा आपको दे देते हैं, मतलब नाम बदल जाएगा लेकिन वही सॉल्ट रहेगा। तो ये चीज मैंने सुनी, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि लोगों का एक्सपीरियंस है ये, जिनके घर में बहुत खर्चा है दवाइयों का, जैसे डायबिटीज है या ओल्ड एज वाले पेरेंट्स हैं घर में, तो उनको जो लगातार दवाइयाँ चाहिए होती है उसके लिए वो जा रहे हैं ऑलरेडी उन दवाओं के दुकानों तक, सरकारी वाली। चलिए, इस पर हम फाइनल कमेंट्स एक बार हैदर अब्बास नकवी जी का लेते हैं। हैदर भाई, ये बताइए कि आज से जो आपकी जेब ढीली हो जाएगी, अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो आज से आपकी जेब ढीली हो जाएगी। घर से निकलने से पहले आप अपने बटुए को दोबारा चेक करिए, कीमत का पता करिए, उसके बाद निकलिएगा। आप फाइनल कमेंट्स बताइए, क्योंकि हम इस बहस को अब समाप्त करेंगे। देखिए, फाइनल कमेंट तो यही है कि जो बजट आया है उसको स्वीकार करेंगे, जो चीज़ें महंगी हैं उसको उस दर पे लेंगे। यही हकीकत है, यही हम लोग करते आ रहे हैं पिछले कई साल से, तो वही आगे करेंगे। तो यही फाइनल कमेंट है, जो है उसके साथ ही जीवन को तो गुजारना ही है, चलना ही है, कम पेशी उससे भी चलेगा। कोई शेर हो तो बताइए, इस पर कोई शेर अर्ज कर दीजिए इस पर। अभी तो कोई शेर याद नहीं आ रहा, ऐसे ही हालत हो गई है बजट के बाद। शेर आएगा तो संजय जी, ये अच्छी रही डिस्कशन कुल मिलाकर के। चिंता इस बात की है, मुझे तो लगता है कि सरकार, देखिए बहस का मूल बिंदु होता क्या है, बहस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि किसी भी जरिए से सरकार तक बात हमारी पहुंचे कि आप फला काम जो कर रहे हैं इससे इतना बोझ पड़ेगा, इस पर विचार करिए। क्योंकि जनता की आवाज क्या होती है, मीडिया का काम होता है, और हम छोटा सा एक मीडिया है, तो हमारा काम है हमारी बात, ये चर्चा में जो बातें डिस्कशन हुई है उसको सरकार तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, जनता अपनी बातों को अपने नेताओं के जरिए रखे, तभी तो। लोकतंत्र का तरीका क्या होता है, लोकतंत्र में ये तो होता नहीं है कि आपने कह दिया और मैंने मान लिया। लेकिन अभी परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी है और उल्टी दिखाई पड़ती है, लेकिन मुझे भरोसा है क्योंकि भारत का लोकतंत्र जो कि शुरुआती का लोकतंत्र है। हाँ सीमा, तुम बता रहे, कुछ बताओ। मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहूंगी कि जनता बहुत स्मार्ट हो गई है,
वो हर बारी तय करके रखने लगी है कि अब अगर बजट बिगड़ेगा तो ये चीज खाना छोड़ देंगे, अब अगली बार के लिए ये, इसलिए परेशानी कम होने लगी है, क्योंकि पहले से तय कर लेते हैं कि ये बेकार चीज थी, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, अगली बार कुछ इसकी तिलांजलि दे देंगे। सेहत के लिए तो कितनी अच्छी है नहीं पता, लेकिन आज देखिए हम हैदर का कोई शेर नहीं निकला मुंह से, इतना असर पड़ गया उस पर, शेर नहीं निकल पा रहा, कोई शायर नहीं पढ़ पा रहा। आप सरसों का तेल तक महंगा है, कहाँ तक छोड़ेंगे, कहाँ तक सेहत का ख्याल रखेंगे। चलिए देश हित के लिए कुछ करना पड़ेगा संजय जी, इस बात को हम लोग यही समाप्त करते हैं और अगले हम लोग फिर मिलेंगे। सीमा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हैदर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया लाइव की कोशिश है कि हम समसामयिक मुद्दों पर गाहे बगाहे आप लोग से मिले और आपके विचार देश की जनता के पास, सरकार के पास, जो भी माध्यम हो उसके जरिए बताएं। हमारा काम इतना ही है, हमारे काम ये नहीं होता है बैटिंग करें सरकार के लिए, मीडिया का ये काम नहीं होता है कि बैटिंग करें, जो सच है उसको बताएं, जो गलत है उसको भी बताएं। और मिला जुला ये है कि इंडिया लाइव की एक कोशिश है, एक प्रयास है कि इसी तरह के समसामयिक विषयों पर हम लोग चर्चा करके चीजों को बताएं और समझाएं कि क्या हो रहा है देश में। आप सभी लोग जुड़े, आप बेंगलोर में हैं सीमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और संजय जी आप तो धन्यवाद के पात्र है ही, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।